वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को, और ये हमारा है पोस्ट मिड टर्म में जो क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्वेश्चंस हमारा जो है वो टोटल 40 मार्क्स के हैं, और टाइम हम लोग को मिला हुआ है कितना, 1.5 आवर्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, ये सेक्शन हमारा सेक्शन ए है, ठीक है। तो सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के हैं, और इसका आंसर हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का, इसमें देखिए हम लोग को बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये हमारे पास है 9x⁻³ और इसको मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे 2x⁴ से। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, उसका पावर को ऐड कर देना है, दैट इज़ 3 + 4। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18x⁷। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें को सम करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास 4 टाइम्स लिया गया है। तो सिंपली ये हमारा क्या होगा ना, x + x + x + x, ये 4 टाइम्स है तो सिंपली हमारा यहाँ पे 4x होने वाला है। हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 4x नोट कर देंगे। ओके, ये हमारा 4x हो जाएगा। आगे कहता है 2 सर्कल्स आर कंग्रुएंट। 2 सर्कल्स जो है ना वो कंग्रुएंट होंगे इफ़ दे हैव, उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसके जो रेडियस होते हैं ना उसका रेडियस इक्वल होना चाहिए। हाँ, इफ़ दे हैव इक्वल रेडियस, इफ़ दे हैव इक्वल रेडियस, तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे इक्वल रेडियस, ठीक। ओके, इक्वल रेडियस होगा तो भी वो हमारा ये इक्वल होगा, सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ना इसको ईजिली समझ सकते हैं कि कोई भी सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब हमारा इसका रेडियस इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी हमारा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये हमारे पास पी क्यू और वाई जेड इक्वल है, ठीक है। पी क्यू और वाई जेड इक्वल है, तो आप यहाँ से पी क्यू देख लीजिए, पी क्यू हो गया। तो अभी ना एंगल क्यू जो है वो जेड के इक्वल है, एंगल क्यू है वो जेड के इक्वल है, और यहाँ पे क्यू आर जो है वो जेड एक्स के इक्वल है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे एक्चुअली में आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे फिल करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू है लिया हुआ यहाँ पे, तो पी क्यू के जगह हमको क्या लेना है, वाई जेड लेना पड़ेगा। तो वाई जेड ले लिए, और आर है यहाँ पर, तो आर के जगह हमारा क्या आ रहा है ना, एक्स आ रहा है, तो वाई जेड एक्स हमारा होगा, ठीक है। ट्रायंगल जो कि साइड एंगल साइड कंग्रुएंस कंडीशन से कंग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। सेक्शन बी में हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ निकालने हैं, ये टर्म्स में एचसीएफ निकालना है और फैक्टराइज भी कर देना है। तो एचसीएफ मीन्स ये जो हमारे पास टर्म दिए हुए ना, इसमें हमारा क्या यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या कॉमन होता है। तो जब हम कॉमन की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए हमारा 8 है, यहाँ पे 16 है, 24 है। तो सबसे पहले तो 8 हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। और x की बात करें तो x यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो एक x मिल जाएगा। और y यहाँ पे देखिए हमारा एक ही बार है, ठीक है, तो y हमारा एक बार मिलेगा। आने की यूँ कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास 8xy मैच कर रहा है, ठीक है। तो 8xy हमारा यहाँ पे मैच करेगा, यानी कॉमन आउट हो जाएगा, जो कि हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ में हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, एचसीएफ में लिखेंगे 8xy, एचसीएफ हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है ना, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, यानी कि कॉमन आउट कर लेना है। तो हमारे पास जो टर्म है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास है 8x² y² माइनस में 16 xy³, और ये हमारे पास प्लस में यहाँ पे 24xy। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जो हमारा एचसीएफ है उसको हम बाहर कर लेंगे, यानी कि 8xy को। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा xy माइनस में 2y⁻², और प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3
चूँकि एक्स और वाई तो बाहर आ चुका है तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज भी हमारा हो गया, यहाँ पे आसानी से हमने फैक्टराइज भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस इज ब्रेथ। देखिए जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का क्या है, ट्रिपल है, यानी थ्राइस करने का मतलब क्या हो रहा है ना, 3 गुना है। ठीक है, तो थ्राइस है, तो यहाँ पे ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4x। चूँकि ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है 4x, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, थ्राइस। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू 4x दैट इज़ हमारे पास क्या आ गया, 12x। तो 12x हमारा तो यहाँ पे लेंथ आ गया। अब चूँकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारा क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, L इंटू बी कर लेंगे, एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, A4 एरिया लेते हैं, L इंटू बी लेते हैं। L की जगह कितना लिए, 4x, और सॉरी L की जगह हमारा कितना है 12x, तो 12x, और b की जगह हमारा कितना हो गया, 4x। मल्टीप्लाई कर लिए, क्या हो गया, 48x टू द पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो जाता है। अभी देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। थर्ड नंबर पे हमको क्या करना है ना, वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह कितना दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे x की जगह 3 रख देना है, और क्या निकालना है हमको, k का वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 3 रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे kx लिखा हुआ है ना, तो kx लिखा हुआ है तो k रहेगा, और x की जगह हम यहाँ पे 3 प्लस 8 इक्वल टू x की जगह 3 माइनस 7, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और इधर हमारे पास बचेगा -4, और 8 हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा, -8 हो जाएगा, तो ऐड होकर के -12, दैट इज़ 3k इजिकल टू -12। तो k इजिकल टू क्या हो गया ना, -12/4। यहाँ पे डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा 3 हो रहा है ना, हाँ 3 हो रहा है, तो डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो k का वैल्यू हमारा आ जाता है 4। तो चलिए k भी हमारा यहाँ पे निकल गया है, और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ना, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ एक ट्रायंगल, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स है ABC और DEF। हमको यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है, तो बड़े आसानी से हम ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पे एंगल C लिया हुआ है, तो एंगल C, ये हमारा एंगल C यहाँ पे आ रहा है, तो C के जगह पे हमारा क्या आ रहा है, F आ रहा है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट को हमको देखना है, तो C के जगह हमारा क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल F यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे C के जगह पे हमारा कौन सा आ रहा है ना, F आ रहा है, तो इसका मतलब हमको F नोट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एंगल F हो गया हमारा, और दूसरा B के जगह पे कौन सा आ रहा है, ये देखिए B है, B के जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पार्ट देखना है, तो E आ रहा है, तो हम यहाँ पे B की जगह पे एंगल E रख देंगे। ठीक है, तो एंगल E हमारा हो गया। तो देखिए इस तरह से हमारा इजली ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हम मूव करेंगे अब सेक्शन सी की ओर। ठीक है, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमको फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने हैं तो फैक्टराइज में आसानी से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो कॉमन आउट होगा उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमारे पास है a, और ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी, और ये हमारे पास है 8a प्लस 8b। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, a और a प्लस बी तो हमारा रहेगा ही, यहाँ पे हम लोग 8 को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो a प्लस बी हमारा बच जाता है। इन दोनों ही टर्म में आप देखिए 8 हमारा बाहर आ रहा है, तो 8 को हमने कॉमन आउट कर लिया। अब यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास बच गया है। तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। दोनों ही टर्म से हम क्या करेंगे, a प्लस बी को कॉमन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी बाहर आ गया, और इधर से हमारे पास बच गया a प्लस 8। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये भी हमारा फैक्टराइज हो गया। एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना था, और ईजिली हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये हमारे पास जो -1 है इसको राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा 1/12। यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम हमारा ईजिली आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 रख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 और ये हमारा आएगा 12, दैट इज़ 13/12 हमारे पास आ रहा है। तो इधर से हमारे पास क्या हो गया 2/3x इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से देखिएगा हमारे पास जो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली हम कर लेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x का मल्टीप्लाई होगा 13 से, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 12 से, और इस तरह से x हमारे पास आ जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, और यहाँ पे डिवाइड हमारा होगा 3 से और 13 से। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 3 से हमारा ये 12 कैंसिल आउट 4 टाइम्स में चला गया, और तो कुछ कैंसिल आउट यहाँ होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हमारा हो जाएगा 8/13। ठीक है, तो 8/13 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कहता है QSNRT। ठीक है, QSNRT आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे राइट साइड, और ये जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि QS की जो लंबाई है वो RT के इक्वल है। QS और RT इक्वल है, और अल्टीट्यूड्स है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड जो होता है उसका मतलब हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा। अब देखिए हमको यहाँ पे बताना क्या है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं कौन कौन से, QRS और RQT, ये हमारे RHS से कंग्रुएंट हैं कि नहीं है, ये हमको बताने हैं। तो ईजिली हम इसको बता सकते हैं। तो पहले तो ये हम जान लें कि ये हमारा S होगा, आंसर हमारा क्या होगा S। ये कंग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंग्रुएंट हो जाएगा किससे, RHS कंडीशन से। तो कैसे कंग्रुएंस होगा ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर कहता है स्टेट 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मेक ट्रायंगल QRS कंग्रुएंट टू ट्रायंगल RQT। तो इसको भी हमको 3 पेयर्स यहाँ पे नोट करने हैं। अब कैसे होगा, तो हम पहले ट्रायंगल को यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे इधर से, ये देखिए, ये दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल को। अब ये दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल T जो हमारा होगा वो एंगल S के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री से। अब एंगल के सामने का जो साइड होता है वो H कहलाता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो QR है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल में हमारा कॉमन है। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे ना, QR इक्वल टू QR, ये हमारा हाइपोटेनस है जो कि यहाँ पे इक्वल हो रहा है, जो कि कॉमन है तो इक्वल होगा ही। और उसके साथ ही साथ हमारा एक और साइड यहाँ पे इक्वल हो रहा है। आप देखेंगे इस ट्रायंगल का जो QS है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का जो TR है, ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है ना। ये QS और TR, चाहे तो RT आप जो कहेंगे वो भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं QS इज इक्वल टू RT। ये तो हमारा गिवन है ना, ये तो हमारा दिया हुआ है। तो 3 पेयर्स हमने यहाँ पे नोट कर लिया, जिसके वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कंग्रुएंट हुए RHS कंग्रुएंसी कंडीशन से। ओके, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास फिर से यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में पूछा गया है बाय विच कंडीशन, ठीक है, कौन सा कंडीशन से 2 ट्रायंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल हम देख रहे हैं ना, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, वो कौन सा कंडीशन है। राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म, हमको रिजल्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में नोट करने हैं। तो आइए हम ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो एक तो ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ठीक है, इधर से देख लिए,
और एक दूसरा ट्रायंगल हमारा इधर से ए हो गया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। दोनों ही ट्रायंगल में हमको क्या क्या इक्वल दिख रहा है? तो पहले तो आप यहाँ पे देखिए एक मार्क लगा हुआ है ना, इससे ये पता चल गया कि ये जो साइड है ये साइड के इक्वल है। ओके, दूसरा ये हमारा इधर से इक्वल है और ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक से फिर से हम समझ लेते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ओके, दूसरा हमारा ये जो साइड है, ठीक है, ओडी, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? बीओ के इक्वल हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है, फिगर से ही पता चल रहा है। और एक और हम बात यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो ओसी दिख रहा है ना, ओसी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ओए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे टू साइड्स इक्वल हो गया और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल हो गया। तो हमारा पूछा गया कि कौन सा कंडीशन से हमारा कंग्रुएंट है। तो इसमें हम क्या नोट करेंगे? हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंग्रुएंसी कंडीशन साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पे क्या नोट करने वाले हैं? साइड एंगल साइड कंग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, हम यहाँ पे ये नोट कर देते हैं, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस कंडीशन। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो बड़े आसानी से, ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे ए ओ बी। ठीक है, पहले लिखेंगे ए ओ बी और इसके साथ हम दूसरा जो ट्राइंगल लेंगे कॉन्ग्रुएंट में, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ट्राइंगल सी ओ डी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डी ओ सी लिख दिए, नहीं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको लेने हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सी ओ डी ही लेना पड़ेगा। क्लियर? आइए अब हम मूव करते हैं सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में हमारे पास 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, और सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। कहता है सो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा हमारा। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पे, और एक ट्राइंगल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको हम कैसा ट्राइंगल मानेंगे? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम किसको कहते हैं ना, जिसमें से इक्वल टू इक्वल साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों साइड को इक्वल कर लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे ए बी और सी। ये हमारा नेम हो गया। अभी हमको क्या दिखाना है ना कि इक्वल साइड के सामने जो हमारा एंगल्स है वो इक्वल है, यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ऐसा हमको बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। अब अल्टीट्यूड जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो इसका नाम देना पड़ेगा कुछ। इसका नाम हम देते हैं ए डी हमारा क्या हो गया? अल्टीट्यूड हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए, लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए डी इज एन अल्टीट्यूड। और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा टू प्रूफ हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल जो हमारा बन रहा है दैट इज एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। तो इसको हम इजीली यहाँ पे करेंगे। अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, और हम दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी लिए हैं तो ए डी सी लेंगे। अब दोनों ही ट्राइंगल में हमको थ्री टर्म्स को यहाँ पे 3 पेयर्स को इक्वल करने पड़ेंगे। और 3 पेयर्स यहाँ पे क्या क्या होगा तो आप देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो हमारा ए सी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा ए डी जो होगा वो ए डी हमारा ए डी के इक्वल हो जाएगा चूँकि कॉमन है। और एक और हमारा एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी बी जो होगा 90 डिग्री का है, और एंगल ए डी सी भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे 3 पेयर्स हमारे इक्वल हो चुके हैं। तो जो कि 3 पेयर्स इक्वल हो चुके हैं इसलिए दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल हमारा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी का।
और यहाँ पे लिख देंगे बाय RHS कंडीशन। ठीक है, RHS कंडीशन से हमारा क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हुआ। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल के। तो यहाँ पे बी और सी जो है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे करना था प्रूफ, हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दूसरा जो है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करना है और वेरीफाई करना है। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमारे पास यहाँ पे जो m है ना, m से हम तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो m से अगर हम तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो यहाँ पे एम क्यू हो जाएगा, यानी कि एम क्यू का पावर 3 हो जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर एन आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आएगा यहाँ पे एम एन स्क्वायर। फिर हम एन से करने वाले हैं, एन से करेंगे तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर एन, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे होगा इसमें हमारे पास हो जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पे एन क्यू। अब यहाँ पे जो डिफरेंट साइन है और जो सेम टर्म है वो कट जाएगा, जैसे एम स्क्वायर एन कैंसिल, एम एन स्क्वायर कैंसिल, जो कि दोनों में हमारे यहाँ पे सेम कोफिशिएंट है और टर्म सेम है, केवल साइन अलग है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास बन जाता है एम क्यू माइनस एन क्यू। ये तो हमारा आंसर हो गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, वेरीफाई करना है हमको। ओके, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर गिवन वैल्यूज, हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना होगा, आइए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमको यहाँ पे LHS लेना पड़ेगा। तो LHS हमारे पास क्या होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन होता है वही हमारा LHS होता है। तो ये हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट से क्लोज्ड है, और यहाँ पे फिर है एम माइनस एन। हमको m की जगह क्या रखना है, m की जगह रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे होगा 4 इंटू 3, और ये हमारा होगा n, यानी कि n की जगह कितना रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, और यहाँ होगा 4 माइनस 3। अब देखिए ये हमारा होगा 16, ये 12 और ये 9, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे 4 माइनस 3 हमारा 1 आएगा, तो 1 लिख लेंगे। अभी देखिए क्या होता है, सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 28 प्लस 9 दैट इज़ 37, 37 हमारा LHS में आ गया। अभी RHS हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS हमारा जो आंसर आया है, तो आंसर क्या आया है, एम क्यू माइनस एन क्यू। अभी m के जगह 4 और n के जगह 4 रखेंगे और 3 रखेंगे, तो 4 का हमारा क्यू हो जाएगा और 3 का हमारा क्यू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होगा 4 का क्यूब 64, ओके, और ये हमारा 27, दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 37। देखिए LHS और RHS में वैल्यू हमारा सेम आ गया, यहाँ पर आया 37 LHS और RHS में कितना आया 37। इसका मतलब हो गया कि हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। तो नीचे हम यहाँ पे नोट कर देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है कि विकास जो है ना 3 ईयर्स ओल्डर देन दीपिका। तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर नोट कर लें, विकास इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन दीपिका। तो हम यहाँ पे दीपिका के एज को ले लेते हैं x, ओके, तो लिखेंगे लेट दीपिका से एज इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर विकास से एज क्या हो जाएगा ना 3 + x + 3। ठीक है, विकास इज 3 ईयर्स ओल्डर देन दीपिका। तो दीपिका का अगर उम्र x वर्ष है तो विकास का 3 साल ज़्यादा होगा, यानी कि x + 3 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो यानी पीछे की बात हो रही है, तो दोनों का एज में हम 6 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 6 माइनस कर लिए, और इधर जो हमारा विकास का एज है x + 3,
इसमें भी 6 माइनस करेंगे। क्या कहता है 6 ईयर अगो विकास एज वाज 4 टाइम्स दीपिका से एज। तो विकास का एज जो है 4 टाइम्स है किसका, दीपिका का एज का। तो दीपिका का एज में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विकास के एज के बराबर हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या होगा ये देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4x यहाँ से, और ये हमारा 24, इधर हमारे पास x और ये माइनस में 3, ये फिर से 4x यहाँ पे रहेगा, और x हम राइट साइड से लाएंगे -x होगा, -3, ये प्लस में 24 चला जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 3x यहाँ पे 21, तो x का वैल्यू कितना 7। तो अभी देख लीजिए x हमारा आ गया, और x हमारा क्या था, x हमारा था दीपिका का एज। तो दीपिका का एज कितना आ गया 7 ईयर। तो अभी क्या करेंगे, हमको विकास का एज चाहिए, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 10 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, सो दीपिका का एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ओके, एंड विकास का एज इसमें 3 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 10 ईयर्स। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर यहाँ पर बन चुका। अभी 4 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। 4 नंबर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात की गई है, और फ्रैक्शन में हमको क्या बताया गया ना कि फ्रैक्शन जो हमारा है उसमें नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर वो 6 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है और नोमिनेटर हमारा कम है। क्लियर, ये हमने देख लिया। तो हमें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नोमिनेटर, ओके, नोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस दैन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं ना, x ऐड कर लेते हैं, 6 ऐड कर लेते हैं, तो x + 6 कर देते हैं। तो देख लीजिए डिनोमिनेटर हमारा x + 6 हो गया, और नोमिनेटर हमारा x हो गया। तो नोमिनेटर हमारा 6 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो ठीक है, ये हमारा हो गया है। अभी देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर नोट कर सकते हैं सो, चलिए लिखते हैं सो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन x + 6। ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 3 इज एडेड टू द नोमिनेटर में हमको 3 ऐड कर देना है। तो नोमिनेटर x है, इसमें 3 ऐड कर लिए। डिनोमिनेटर में कुछ करने के लिए नहीं कहा गया, उसको एज इट इज़ रख देंगे, वैसे ही रख देंगे, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करने बोला गया है। फ्रैक्शन किसका कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। फ्रैक्शन जो है वो 2/3 के इक्वल हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 3x, यहाँ से इधर हमारा हो जाएगा 2x, और ये 12। ओके, अभी x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो 3x, और ये माइनस में हमारा 2x, इधर हमारे पास 12 - 9, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाट 3, x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है ना, ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे सो फ्रैक्शन इक्वल टू, ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन x + 6। तो x की जगह कितना 3, तो 3 रख दिए। अब यहाँ पे 3 + 6, ये कितना हो गया 3/9। ये हमारा कैंसिल आउट होके क्या आएगा 1/3। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 1/3। ओके, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। जितना क्वेश्चंस था हमारा क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।